नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज का आपका चैप्टर रहेगा एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें जो समायोजन प्रविष्टियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कौन कौन से महत्वपूर्ण समायोजन है और उनकी जो लेखांकन की प्रोसेस हो किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से एंट्री करनी होगी, उसके बारे में बात कर चुके हैं। यानी जो आपके महत्वपूर्ण समायोजन है 22 प्रकार के समायोजन थे, जिनमें से 7 प्रकार के समायोजन पार्ट ए यानी लास्ट वीडियो में पूरा कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी आपके समायोजन शेष रहे हैं और जो उनके लेखांकन प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि क्लासें आपकी जेवेनल जूनियर अकाउंटेंट 2026 के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है, जिसमें आपको ये क्लासें बाईलिंगुअल में मिलेगी, हिंदी एंड इंग्लिश में मिलेगी। साथ में आपको पीडीएफ प्लस नोट्स मिलेंगे। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा नोट्स के रिगार्डिंग। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी वीडियो है इस चैनल के माध्यम से जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपकी ये क्लासें लगभग डेली आपको मिल रही है, लेकिन आज आपका 19 मार्च हो चुका है, तो कुछ अर्जेंट या पारिवारिक कार्यक्रम होने की बदौलत मैं 5-7 दिन आपको वीडियो नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, तो आप 27 या 28 मार्च के बाद में आपको वीडियो मिलेंगे, क्योंकि घर में प्रोग्राम है, इस कारण से मैं वीडियो अभी नहीं देख सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसको, यानी आपका डेप्रिसिएशन से स्टार्ट करेंगे। आपके 7 समायोजन पहले कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक है, एक्रूड इनकम है, अदर इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स है, एक्सेट्रा कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपके जो रिमेनिंग एडजस्टमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपका डेप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, यानी संपत्तियों में गिसावट या प्रचलन होने के कारण जो कमी आती है उसी को डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कहा जाता है। तो इसकी जो एंट्री होगी वो एंट्री हो जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर असेट्स। पर्टिकुलर असेट्स बोल लेते हो जो भी आपकी मशीनरी है, प्लान, आपका जो फर्नीचर है, एक्सेट्रा, जो भी आपका कंप्यूटर है, ठीक है, जो भी आपकी स्थायी संपत्ति है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। और जो राशि आपने डेप्रिसिएशन के रूप में काटी है तो उसको पेंडल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन पेंडल अकाउंट की मदद होती है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो पेंडल में इसको ट्रांसफर करेंगे तो पेंडल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा, एंड पेंडल के डीआर साइड में टू डेप्रिसिएशन अकाउंट कर देंगे। अब इसमें नोट देर का है, एंड डेप्रिसिएशन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द असेट्स, हेंस इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द असेट ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी मूल्यह्रास से संपत्ति का मूल्य कम होता है, अतः इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में संबंधित संपत्ति की राशि में से घटाकर दिखाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, आपका डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो चुका है। फिर आपका डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन है, एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो उधार विक्रय की दशा में जो डेटर्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका गुड डेटर्स होता है, एक डाउटफुल डेटर्स होता है, और एक होता है आपका बैड डेटर्स। ठीक है, यानी अच्छे देनदार, संदिग्ध देनदार और अशुद्ध ऋण डूबत ऋण अथवा अशुद्ध ऋण देनदार होते हैं। अब इसका जो प्रविष्टि करेंगे, एंट्री करेंगे, अगर कोई डूबत ऋण हो जाता है तो उसकी एंट्री किस प्रकार से होगी। एंट्री हो जाएगी आपके बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट, यानी डेटर्स पर्सनल जिस व्यक्ति से जो भी आपका डेटर्स है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा, क्योंकि देनदार खाता यहाँ पे जैसे पैसा डूबता है देनदार खाता बंद कर दिया जाता है। फिर जो आपकी बैड डेब्ट्स की राशि है उसको पेंडल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यानी पेंडल की डेबिट साइड में आ जाएगी पेंडल की मदद। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। जो जैसे आपने 5,000 रुपये का आपका डूब ऋण है, 5,000 रुपये आप पेंडल में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें नोट देर का है कि बैड डेब्ट्स आर शोन एज ए डिडक्शन फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी बैड डेब्ट्स को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में जो विविध देनदार होते हैं उनमें से जितना भी बैड डेब्ट्स हुआ उस राशि को माइनस कर दिया जाता है। नेक्स्ट है संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन, यानी जो संदिग्ध देनदार होते हैं, सॉरी संदिग्ध डेटर्स होते हैं, उनके लिए आयोजन किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि संदिग्ध देनदारों के लिए आयोजन किया जाता है और संदिग्ध लेनदारों के लिए कभी भी आयोजन नहीं किया जाता है, केवल बट्टा संचय किया जाता है। तो इसमें आपकी एंट्री हो जाएगी, यानी संदिग्ध देनदारों के लिए आयोजन में, यानी पी&एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, यानी पी&एल की डेबिट साइड में आ जाएगी। नेक्स्ट है इन फ्यूचर में, कब, अगर इन फ्यूचर में जैसे आपका 5,000 रुपया बैड डेब्ट्स हो गया, डूब गया, डेटर से प्राप्त नहीं हुआ, इन फ्यूचर में अगर वो पैसा प्राप्त हो जाता है, या तो कंप्लीट या पार्शियली, यानी पूर्ण या आंशिक रूप से, अगर डूबत ऋण की राशि भविष्य में पूर्ण या आंशिक रूप से प्राप्त होने पर क्या एंट्री हो जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश
ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, अगर नगद प्राप्त हुआ तो कैश आ जाएगा, चेक से हुआ तो बैंक आ जाएगा। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड अकाउंट, यहाँ पे बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड अकाउंट इसलिए आ रहा है क्योंकि जब पैसा आपका डूबा था उस समय डेटर्स का जो डेटर्स पर्सनल अकाउंट है वो बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है। और इस नोट इसे P&L में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर P&L में ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका P&L के शेयर साइड में आ जाएगा बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड अकाउंट। नेक्स्ट प्रोविजन आपका देनदारों पर बट्टा आयोजन, किस पे है, देनदारों पर बट्टा आयोजन, डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, शीघ्र भुगतान प्राप्त करने तो दिया जाता है। पहले आपको ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि देनदारों पर बट्टा आयोजन क्यों किया जाता है या क्यों दिया जाता है। तो देनदारों से शीघ्र भुगतान प्राप्त करने हेतु बट्टा व्यापारी द्वारा दिया जाता है क्योंकि उनको उधार माल बेचा जाता है। अगर वो समय से पहले अगर पैसा दे देते हैं तो व्यापारी द्वारा उनको बट्टा दे दिया जाता है ताकि व्यापारी को अनावश्यक जो पूंजी की लिक्विडिटी होती है उसका नुकसान नहीं हो। नेक्स्ट है तो इसकी एंट्री हो जाएगी देनदारों पर बट्टा आयोजन के रिगार्डिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट, क्या हो जाएगा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट हो जाएगा। जैसे बट्टा आयोजन आपने 1000 रुपये से किया है तो 1000 रुपया यहाँ पे एंट्री हो जाएगी और उस मद को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि एक तरीके से व्यापार के लिए एक्सपेंसेज है, व्यय है, हानि है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट हो जाएगा। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में इसकी एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट इसमें एक पिछले वर्ष का बट्टा आयोजन खाते का शेष दिए जाने पर, अगर पिछले वर्ष का बट्टा आयोजन खाते का शेष देर का है क्वेश्चन में उस संबंध में आपकी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर की राशि, अगर कोई अंतर की राशि है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जमा पक्ष में ट्रांसफर करने पर नए बट्टे के आयोजन की राशि से ज्यादा होने पर, अगर राशि ज्यादा है तो उसकी एंट्री होगी आपकी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लेनदारों पर बट्टा संचय है एंड लेनदारों पर कभी भी आयोजन नहीं किया जाता है, केवल बट्टा संचय दिया जाता है, विशेष आपको ध्यान रखना है। एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है, तो इसमें बता रखा है कि ए मर्चेंट अर्न्स ए डिस्काउंट ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट टू क्रेडिटर्स विच इज ए बेनिफिट टू द बिजनेस, यानी व्यापारी द्वारा लेनदारों को शीघ्र भुगतान करने पर बट्टा प्राप्त होता है जो व्यापार के लिए फायदा होता है। जैसे व्यापार द्वारा किसी अन्य पर्सन से उधार माल परचेज किया है, ठीक है, तो वो व्यापार के लिए लेनदार हो जाएंगे। अब लेनदारों को समय से पहले अगर वो समय पर भुगतान कर देता है तो लेनदारों द्वारा उसको कुछ निश्चित प्रतिशत से छूट दी जाती है, तो वो एक तरीके से व्यापार के लिए रेवेन्यू होता है, आय होता है। तो नेक्स्ट है तलपट में लेनदार बट्टा संचय की राशि होने पर ट्रांसफर करने, अगर तलपट आपका ट्रायल बैलेंस है, अगर उसमें लेनदार बट्टा संचय की राशि दी गई है तो उस संबंध में जो आपकी एंट्री होगी वो किस प्रकार से होगी, ये हो जाएगी आपकी डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट, क्या हो जाएगा, टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इसको अगर P&L में ट्रांसफर करेंगे, P&L में ट्रांसफर करेंगे तो स्वाभाविक है कि ये रेवेन्यू है, आय है, व्यापार के लिए लाभ है, तो P&L के शेयर साइड में आ जाएगा। तो एंट्री होगी आपकी डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। और नेक्स्ट है अगर बट्टा अधिक है यानी बट्टा ज्यादा है तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी बट्टा अधिक होने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट, क्या हो जाएगा, एंड टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएगा। अब इसमें नोट दे रखा है कि रिजर्व डिविडेंड ऑन क्रेडिटर्स इज ए वायोलेशन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशन, हेंस इन प्रैक्टिस रिजर्व इज नॉट क्रिटेड, यानी नोट दे रखा है कि इसमें लेनदारों पर बट्टा संचय जो रूढ़िवादिता की परंपरा होती है का उल्लंघन है, अतः व्यवहार में संचय नहीं बनाया जाता है, यानी व्यवहार में संचय नहीं बनाया जाता है। आपको जरूरी नहीं है कि कोई लेनदार है अपन को छूट दे कि नहीं दे, अगर दे देता है तो संचय बना लिया जाता है, अगर नहीं देता है तो नहीं बनाने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट आपका प्रबंधकीय पारिश्रमिक यानी मैनेजरियल रिम्यूनरेशन एंड प्रबंधकीय पारिश्रमिक के बारे में बात करें यहाँ पे, तो मैनेजर्स आर यूजुअली पेड ए शेयर इन प्रॉफिट्स इन एडिशन टू देयर सैलरी, दिस इज कॉल्ड ए कमीशन, दिस इज एन अनपेड एक्सपेंसेज एंड दिस इज एन अनपेड एक्सपेंसेज, यानी सामान्यतः जो प्रबंधक होते हैं उनको वेतन के अतिरिक्त लाभों में भी सब प्रदान किया जाता है, यह कमीशन कहलाता है, यह एक अद्यत व्यय होता है। जैसे कोई भी मैनेजर है, प्रबंधक है व्यापार का, तो उसको एक निश्चित सैलरी दी जाती है और इसके अलावा जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट में भी उसको कुछ निश्चित दर से लाभ दिया जाता है, तो उसी को प्रबंधकीय पारिश्रमिक कहा जाता है। अब इसको देखते हैं कि पहले तो इसके एंटर देखेंगे, फिर इसका कमी कमी जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है वो किस प्रकार से होता है।
तो इसमें कमीशन देंगे तो एंट्री होगी आपकी मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। और कमीशन की गणना किस प्रकार से करेंगे, कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है कमीशन इक्वल टू कमीशन से पूर्व का लाभ इंटू कमीशन दर इंटू 100 प्लस 100 प्लस कमीशन दर है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सूत्र है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट आपका पसंदगी पर माल भेजना, यानी सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, यानी पसंदगी पर माल भेजना। कई बार क्या होता है, व्यापारी द्वारा किसी अन्य पक्षकार को उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग पसंदगी पर माल भेजा जाता है। तो पसंदगी पे माल भेजने पर अब जैसे आपने 1000 यूनिट पसंदगी पे माल पे भेज दी, तो हो सकता है उसमें से 500 यूनिट जो क्रेता है वो एक्सेप्ट करे, ठीक है, और 500 को रिटर्न करे। तो इसी के आधार पर इनमें समायोजन किया जाता है। तो गुड्स आर शिप्ड विथ द कंडीशन दैट द कस्टमर रिटर्न द गुड्स इफ दे आर नॉट satisfied. However, if the customer does not accept the goods, the sale will not be considered a sale. A corrective entry will be made if the sale is mistakenly considered a sale. यानी माल इस शर्त पर भेजा जाता है कि ग्राहक को पसंद नहीं आने पर व्यापारी को वापस लौटा दे, लेकिन ग्राहक की कोई अगर स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस नहीं आती है तो इसे विक्रय नहीं माना जाएगा। इसे गलती से विक्रय माने जाने पर सुधारात्मक प्रविष्टि होगी, यानी पहले आपने इसका विक्रय कर लिया है, विक्रय के रूप में प्रविष्टि कर दी है, अगर उसके एक्सेप्टेंस या स्वीकृति नहीं आती है तो इसकी विपरीत प्रविष्टि करके इसकी सुधारात्मक प्रविष्टि करनी होगी। तो एंट्री हो जाएगी आपकी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट हो जाएगा। अगर वर्ष के अंत तक स्वीकृति प्राप्त हो जाए तो जस्ट इसका विपरीत कर देंगे, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो भी डेटर्स आपके उनका नाम आ जाएगा और सेल्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपका आकस्मिक हानियां, यानी एक्सीडेंटल लॉसेज होते हैं व्यापार में, जैसे स्थायी संपत्ति का आकस्मिक हानि हो गई, माल के संबंध में हो गई, आग लग गया, बाढ़ आ गया, चोरी हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी है उसके बारे में बात करते हैं। तो उस संबंध में आपकी क्या एंट्रीज होगी, पहले तो देखते हैं कि आकस्मिक हानियां कौन कौन सी होती है। एंड एक्सीडेंटल लॉसेज है, यानी बाढ़ है, आग या भूकंप जैसे प्राकृतिक प्रकोपों अथवा चोरी से हुई माल एवं संपत्ति की हानि आकस्मिक हानि कहलाती है। आकस्मिक हानि के संबंध में निम्नलिखित प्रविष्टि की जाती है। तो फर्स्ट है माल की आकस्मिक हानि के संबंध में। अगर माल की आकस्मिक हानि होती है उपरोक्त कारण, यानी आग से होती है, बाढ़ से होती है, भूकंप से होती है, चोरी से होती है, तो उस संबंध में क्या एंट्री होगी। तो क्योंकि एक तरह से लॉसेज है, व्यय है, तो इसको डेबिट कर देंगे। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फ्लड या अर्थक्वेक अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। यानी जितने माल का नुकसान हुआ है, जैसे आपका 500 रुपये का आग से हो गया, 500 का बाढ़ से हो गया, एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं, टोटल आपका 1500 रुपये का माल का नुकसान हो गया है। नेक्स्ट है स्थायी संपत्ति की आकस्मिक हानि के संबंध में। अगर स्थायी संपत्ति की कोई आकस्मिक हानि हो जाती है बाढ़ से, आग से, भूकंप से, एक्सेट्रा से, तो उस समझ में आपकी एंट्री होगी लॉस बाय फायर, फ्रॉड, अर्थक्वेक, थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट्स, यानी टू में जो पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स है उसका नाम आ जाएगा। जैसे आपका मशीनरी का हुआ तो मशीनरी आ जाएगी, फर्नीचर हुआ तो फर्नीचर का आ जाएगा। नेक्स्ट है यदि माल अथवा संपत्ति का बीमा कराया है तथा बीमा कंपनी क्षति की राशि का संपूर्ण दावा स्वीकार कर लेती है। अगर आपने माल या संपत्ति का बीमा करवा रखा है इन फ्यूचर की एक्सीडेंटल घटनाओं से बचने के लिए, तो अगर बीमा कंपनी द्वारा संपूर्ण राशि प्राप्त हो जाती है, ठीक है, तो उस संबंध में क्या एंट्री होगी। तो सामान्यतः प्रत्येक व्यापारी अपने माल का या संपत्ति का बीमा करवा के रखता है, इन फ्यूचर का कोई पता नहीं होता है। तो इसके रिगार्डिंग जो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, थेफ्ट अकाउंट कर देंगे, क्योंकि पहले उसको लॉस हुआ था, पहले लॉस बाय फायर, फ्लड, अर्थक्वेक को डेबिट किया था, तो राशि प्राप्त हो जाती है तो इसको विपरीत प्रविष्टि द्वारा शेयर कर देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी से जो भी, जैसे आपको 1500 रुपये का नुकसान हुआ, 1500 रुपये प्राप्त हो जाते हैं, तो इस प्रकार से आपकी एंट्री हो जाएगी। और इनमें से अगर आंशिक दावा स्वीकार करती है, पूरा पैसा कंपनी नहीं देती है बीमा कंपनी, तो उस संबंध में आपकी एंट्री होगी, यानी जितना पैसा आपसे इंश्योरेंस कंपनी से मिला उसको डेबिट कर देंगे, और जितना पैसा का नुकसान हुआ है, जितने का माल था उससे कम पैसा प्राप्त हुआ तो उसको P&L में डेबिट कर देंगे। और यदि माल अथवा संपत्ति का बीमा कराया है तथा बीमा कंपनी क्षति की राशि का आंशिक दावा स्वीकार करती है, तो एंट्री होगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। जैसे 500 रुपये का प्राप्त हुआ है, P&L 1500 का मिलना था, 1000 रुपये कम पड़ गया, तो P&L को 1000 डेबिट कर देंगे, टू आ जाएगा, टू लॉस बाय फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, थेफ्ट अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है बीमा कंपनी से भुगतान मिलने पर। अगर फिर है दावा स्वीकार करने के बाद में जो भी आंशिक या पूर्ण जो पैसा बीमा कंपनी से प्राप्त होता है, तो उस में एंट्री होगी आपकी केस ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। अगर नगद मिला तो केस, चेक से मिला तो बैंक हो जाएगा, तो केस ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। जैसे आपको 500 मिला है तो 500 आ जाएगा, अगर 1500 मिला है तो 1500 रुपया की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, यानी संदिग्ध दायित्वों के बारे में बात करेंगे। काफी अच्छा समायोजन प्रविष्टि वाला ये टॉपिक है। तो बुनाए गए विल, जमानत संबंधी दायित्व, अंशधारी का दायित्व एवं विचाराधीन दावे संदिग्ध दायित्व के अंतर्गत आते हैं। यानी बिल डिस्काउंटेड है,
कोलेटरल ऑब्लिगेशंस है, शेयर होल्डर्स ऑब्लिगेशंस है एंड पेंडिंग क्लेम्स है। तो इस प्रकार के जो ये मद है वो संदिग्ध दायित्व के अंतर्गत आती है। इसमें नोट है कि दीज should be shown as notes below the balance sheet as per accounting disclosure convention. They are not included in the balance sheet total. यानी इन्हें लेखांकन के प्रकटीकरण परंपरा, यानी जो लेखांकन की प्रकटीकरण परंपरा है डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग चिट्ठे के नीचे फुटनोट के रूप में इनको दिखाया जाता है और चिट्ठे के योग में इनको शामिल नहीं करते हैं। ध्यान रखना है कि जो संदिग्ध दायित्व होता है उसको चिट्ठे के नीचे फुटनोट के रूप में दिखाया जाता है और इसको चिट्ठे के योग में शामिल नहीं किया जाता है संदिग्ध दायित्वों को, क्योंकि ये भविष्य की घटनाओं पर निर्भर रहता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका परस्पर ऋण यानी म्यूचुअल डेब्ट्स। क्या है म्यूचुअल डेब्ट्स? यानी म्यूचुअल डेब्ट्स का मतलब ये होता है कि व्यापारी द्वारा कई बार कई व्यक्तियों से माल उधार परचेज भी किया जाता है और उन्हीं व्यक्तियों को माल उधार भी बेचा जाता है। तो इस संबंध में उनसे उधार माल परचेज भी किया जाता है, उधार माल सेल्स भी किया जाता है। तो उस संबंध में जो भी राशि अधिक है, अगर डेटर्स की अधिक है या क्रेडिटर्स की अधिक है, तो उस संबंध में उनका समायोजन किया जाता है। तो मेनी टाइम्स द ट्रेडर्स ऑल्सो बाइज गुड्स फ्रॉम द सेम पर्सन फ्रॉम टू होम ही सेल गुड्स, हैंस इन दिस सिचुएशन एक क्रेडिटर्स या डेटर्स रिलेशनशिप इज फाउंड। यानी कई बार व्यापारी द्वारा जिस व्यक्ति विशेष या फर्म विशेष को माल बेचता है उसी व्यक्ति या फर्म से माल भी खरीदता है, अतः इस स्थिति में लेनदार या देनदार का संबंध पाया जाता है। इसी को ही परस्पर ऋण या म्यूचुअल डेब्ट्स कहा जाता है। तो इस संबंध में समायोजन करना होगा। ज्यादा माल परचेज किया है तो उसको पैसा देना होगा, अगर ज्यादा सेल्स किया है तो जो संबंधित व्यक्ति को माल विक्रय किया है उसे पैसा लेना होगा। तो इस संबंध में उनको समायोजन करना होता है। तो समायोजन शेषों यानी जो शेष है बैलेंस शेष है उनका समायोजन करने के पश्चात अधिक शेष यानी अधिक शेष वाले खातों में ट्रांसफर करने पर एंट्री हो जाएगी। यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड पर्सनल, जो भी सन्ड्री क्रेडिटर्स उनका पर्सनल नाम आ जाएगा, अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स आ जाएगा। ठीक है, जो भी शेष है उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। इसमें नेट नोट देर का है कि एज पर अवॉइड द अमाउंट ऑफ डेटर्स ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। ठीक है, इन उपरोक्त अनुसार बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष में देनदारों की राशि, बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में लेनदारों की राशि भी घटा दी जाएगी, यानी इनको रिड्यूस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका रेक्टिफिकेशन एरर है। तो रेक्टिफिकेशन एरर के रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, यूट्यूब चैनल पे है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको देखना। फ्रेंड्स एक विशेष ध्यान रखना आपको कि आपको जो क्लासें हैं, आप कंफ्यूजन में है कि क्लासें कहाँ मिलेगी, तो मैंने एक आपकी सुविधा के लिए यूट्यूब पर JVNL जूनियर अकाउंटेंट क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो JVNL की जितने भी नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन, क्लासेज, PDF नोट्स, PDF की इन्फॉर्मेशन, जो भी एक्सेट्रा जो भी होगा, यानी क्लासेज है और इसके अलावा आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है एक्सेट्रा जो भी है, पूरी वो जो प्लेलिस्ट आपकी JVNL जूनियर अकाउंटेंट क्लासेज के नाम से वहाँ पे मिलेगी। तो आप वहाँ पे पूरी क्लासें आपको एक साथ मिल जाएगी। अब तक मैंने 17 क्लासें कंप्लीट कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से उनको देखना। ये 18 नंबर की आपकी क्लासेज आज चल रही है। नेक्स्ट है कर की, तो असोदी सुधार का मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसमें आप पढ़ना है इसको। कर की कटौती टैक्स डिडक्शन के बारे में बात करते यहाँ पे, यानी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी का कर काटकर राजकोष में जमा कराया जाता है। तो वेतन का भुगतान आयकर कटौती करने के पश्चात में, यानी जो भी एम्प्लॉय होता है उसको जो इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी उनका क्राइटेरिया है, अगर उससे अबोई उनकी सैलरी है तो उनको एक निश्चित दर से इनकम टैक्स देना होता है। तो नियोक्ता का यानी एम्प्लॉयर का यह दायित्व होता है कि वो कर की कटौती करके सरकारी फंड में या सरकारी राजकोष में उस पैसे को जमा करवाएं। तो उस संबंध में जो आपकी एंट्री हो जाएगी, किस प्रकार से होगी, पहले तो मान के चलो कि आपकी जो सैलरी है 50,000 रुपया है, सॉरी 50,000 रुपया है। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक टू इनकम टैक्स डिडक्टेड अकाउंट, यानी एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, अगर आपका इनकम टैक्स 10,000 रुपये का कटा है, सरकारी राजकोष में जमा होगा और ये लाइबिलिटी है तो शेयर साइड में आ जाएगा। और टू कैश बैंक व्यापार की लाइबिलिटी है, उसको 40,000 रुपये पेमेंट करना है और टोटल सैलरी आपकी 50,000, 40,000 आपको कैश मिलेगा, 10,000 आपका इनकम टैक्स लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है राशि विभाग में बैंक के माध्यम से जमा करवाने पर, यानी जो आपका इनकम टैक्स काटा गया है, यानी व्यापारी द्वारा किसी एम्प्लॉय का इनकम टैक्स 10,000 रुपये काटा गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, 50,000 रुपये इतना टैक्स नहीं बनता है, एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर बैंक के माध्यम से अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवाता है व्यापारी, तो इसकी एंट्री हो जाएगी इनकम टैक्स डिडक्टेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया जो भी टैक्स है वो बना है वो हो जाएगा। अगर यहाँ पे चेक से करवा रहा बैंक आए, कैश करवाता तो कैश आ जाता। नेक्स्ट है ये महत्वपूर्ण है, अगर टैक्स जमा नहीं करवाने तक दायित्व पक्ष में दिखाएंगे, अगर व्यापारी द्वारा जब तक टैक्स जमा नहीं करवाया जाता है राजकीय राजकोष में या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में,
क्योंकि ये व्यापार के लिए लाइबिलिटीज होती है, दायित्व होता है, तो इसको तब तक जमा नहीं करवाएगा तब तक बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में इसको शो करना होगा। और इसी तरीके से इस तरह से सेल टैक्स या जीएसटी की राशि पर लेखा होगा जमा नहीं होने तक दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। यानी इसी तरीके से जो आपका सेल टैक्स बना है या जीएसटी है, उसी का भी जिस प्रकार से इनकम टैक्स वाले जो ये टॉपिक है इसमें जो एंट्री हो रही है उसी प्रकार से जीएसटी इनकम सेल टैक्स की होगी। ठीक है, और जब तक अगर सेल टैक्स या जीएसटी व्यापारी द्वारा सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई जाती है तब तक उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करना होगा। यानी इन दिस वे द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स और जीएसटी विल बी अकाउंटेड फॉर एंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड अंटिल इट इज डिपोजिटेड। नेक्स्ट आपका समायोजन है, यानी भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान है। यानी जो एम्प्लॉयर होता है, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कर्मचारी है, तो भविष्य निधि में जो नियोक्ता होता है यानी मालिक होता है, व्यापारी होता है, उसके द्वारा एक निश्चित दर से इन फ्यूचर के लिए एक पैसा जमा करवाया जाता है, यानी कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, जिस प्रकार से गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए एनपीएस है, ओपीएस है और यूपीएस है, इस प्रकार से भविष्य निधि में पैसा जमा करवाना होता है। तो इस संबंध में एंट्री हो जाएगी आपकी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन अकाउंट टू कैश या बैंक अकाउंट। यानी उसकी सैलरी 1 लाख है एग्जाम्पल के तौर पे, और जो प्रोविडेंट फंड सरकारी खजाने में जमा करवाया जा रहा है वो 10,000 का करवाया जा रहा है, और उसको जो कैश सैलरी दी जा रही है वो कैश या बैंक 90,000, अगर नगद है तो कैश या चेक से है तो बैंक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका संपत्ति का निजी उपयोग। अगर व्यापारी द्वारा जो व्यापार की संपत्ति एसेट्स है अगर उसका निजी उपयोग किया जाता है तो उस संबंध में एंट्री होगी आपकी पर्सनल यूज ऑफ एसेट्स बाय प्रोप्राइटर, यानी जैसे फर्नीचर है, मोटर कार का निजी उपयोग करता है, तो ये एक तरीके से ड्राइविंग्स होता है। क्या होता है? ड्राइविंग्स होता है, तो ये व्यापार के लिए एक तरीके से रेवेन्यू होती है और व्यापारी के लिए नुकसान होता है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट। जो भी जितनी भी राशि से अगर वो यूज कर रहा है, यहाँ ड्राइविंग टोटल राशि आ जाएगी, एक्सपेंसेस सही यहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड करेंगे, तो ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा, टू एक्सपेंसेस अकाउंट आ जाएगा। यानी खर्चा 90,000 का है और डेप्रिसिएशन 10,000 का लगा है इसमें, टोटल उसमें ड्राइविंग 1 लाख रुपए की है। नेक्स्ट है, यानी आपके जो महत्वपूर्ण समायोजन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आपके अदर एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी इसके अलावा अन्य कौन कौन से मुख्य समायोजन है वो देखते हैं। यानी माल का विक्रय के अतिरिक्त, यानी जो आपका गुड्स है अगर उसको विक्रय के अतिरिक्त अन्य कोई यूज लिया जाता है तो उस संबंध में आपकी एंट्री क्या होगी। तो विक्रय के अतिरिक्त बोले तो माल अगर दान में दिया है, मुफ्त नमूने के रूप में, फ्री सैंपल के रूप में दिया है, स्वामी द्वारा उसका निजी उपयोग किया है, या व्यापारी द्वारा कर्मचारियों को त्योहारों पर कोई गिफ्ट दिया है, वेतन या मजदूरी के रूप में दिया है, कार्य व्यापार में कार्यालय संचालन व्यय के रूप में माल दिया है, स्थायी संपत्ति बनाने मरम्मत हेतु माल का प्रयोग किया है। ठीक है, यानी बिक्री का अतिरिक्त, तो इस संबंध में आपकी किस प्रकार से प्रविष्टि होगी वो देखते हैं। फर्स्ट इसमें यानी दान हेतु माल का उपयोग, अगर चैरिटी के लिए माल का यूज किया जा रहा है तो उस समय एंट्री हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट की। परचेज अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, इसको अगर दान में दे रहे हैं तो इसका बैलेंस विपरीत हो जाएगा, टू परचेज हो जाएगा क्योंकि माल कम हो रहा है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुफ्त नमूने के रूप में वितरण माल का, फ्री सैंपल के रूप में अगर माल का वितरण किया जा रहा है किसी व्यक्तियों को, ग्राहकों को, तो उस संबंध में आपकी एंट्री होगी फ्री सैंपल ऑब्लिक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, यानी इसको फ्री सैंपल एंट्री भी कर सकते हैं, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं, टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। फिर है स्वामी द्वारा माल का निजी उपयोग किया जाता है, तो स्वामी द्वारा जो व्यापार का जो मालिक है उसके द्वारा अगर माल का निजी उपयोग किया जाता है पर्सनल यूजेज के लिए, तो उस संबंध में एंट्री होगी ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हो जाएगा, जितनी राशि का उसने यूटिलाइज किया। नेक्स्ट है कर्मचारियों को त्योहारों पर उपहार में माल देने पर, यानी जो व्यापार के एम्प्लॉयज हैं उनको अगर कोई फेस्टिवल पर कोई गिफ्ट प्रोवाइड करवाया जाता है तो उस संबंध में एंट्री होगी गिफ्ट से एंड प्रेजेंट्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेतन एवं मजदूरी के रूप में माल देना, अगर यानी जो व्यापार के कर्मचारी होते हैं उनको सामान्यतः पैसा सैलरी के रूप में राशि दी जाती है, पैसा दिया जाता है, वो नगद हो सकता है, चेक के माध्यम से हो सकता है, लेकिन कई बार व्यापारी द्वारा सैलरी के बदले, नगद के बदले उनको माल दे दिया जाता है, तो उस संबंध में एंट्री हो जाएगी सैलरीज ऑब्लिक वेजेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी वेतन मजदूरी के रूप में अगर माल दिया जाता है तो सैलरीज ऑब्लिक वेजेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यापार में कार्यालय संचालन व्यय के रूप में माल देना, यानी व्यापार में जो भी ऑपरेटिंग कार्य किया जाता है उसके रिगार्डिंग अगर कोई व्यय होता है तो उस संबंध में कोई माल दिया जाता है तो उस संबंध में एंट्री होगी आपकी ऑफिस ऑब्लिक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थायी संपत्ति बनाने या मरम्मत हेतु माल का उपयोग किया जाता है, अगर कोई व्यापारी द्वारा कोई स्थायी संपत्ति बनानी है और मरम्मत अगर उसकी कोई रिपेयरिंग करनी है, मेंटेनेंस करनी है, तो उस संबंध में अगर माल का यूज किया जाता है तो उस संबंध में एंट्री होगी आपकी
फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगी, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट, अगर संपत्ति बना रहे हैं तो फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जाएगा, अगर मरम्मत करवा रहे हैं संपत्ति की तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है दीज विल बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट 1 to 6। अब इसमें भी ध्यान रखना है कि जो उपरोक्त अपने यहाँ पे टोटल 7 के बारे में बात कर चुके हैं, जो उपरोक्त आपके 1 से लेकर 6 है, यानी दान हेतु माल का उपयोग, मुफ्त नमूने के रूप में वितरण है, स्वामी द्वारा माल का निजी उपयोग है, कर्मचारियों को त्योहारों पर उपहार में माल देने पर, और वेतन या मजदूरी के रूप में माल देना, तथा लास्ट में व्यापार में कार्यालय संचालन व्यय के रूप में माल देना। इस संबंध में जो एंट्री की जाती है उनको व्यापार खाता एवं लाभानी खाते में इनका लेखा किया जाएगा तथा बैलेंस शीट में इनका कोई लेखा नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये अवास्तविक खाते हैं, नॉमिनल प्रकार के खाते हैं, तो इनका बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। ठीक है। और आपकी नेक्स्ट है आपका मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से अप्रत्यक्ष खर्चा है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में इसको ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट है जमा शेष को बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दर्शाएंगे, यानी जो भी जमा शेष रहता है अगर इसका कोई भी, तो बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में इसको दर्शाएंगे, क्योंकि लाइबिलिटीज है। नेक्स्ट आपका विपत्र का अनादरण है, डिसऑनर्ड ऑफ बिल्स रिसीवेबल एंड डिसऑनर्ड ऑफ बिल है। अगर कोई विपत्र है, अगर वो डिसऑनर्ड हो जाता है, अनादरित हो जाता है, कारण चाहे कुछ भी हो, खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं हो या आउटडेटेड हो एक्सेट्रा, जाली हो, जो भी कारण हो, तो उस संबंध में आपकी एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे पैसा प्राप्त हुआ था बिल का, जब एंट्री की थी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट किया था, और जैसे अनादरण हो जाता है तो इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा, यानी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जो जिस राशि से हुआ वो राशि यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो आपके समायोजन है, यानी महत्वपूर्ण आपके 22 प्रकार के समायोजन थे। इसके अलावा अदर जो समायोजन है 10-12 प्रकार के, उनके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। अब समायोजित तलपट के बारे में बात करेंगे, यानी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बारे में बात करेंगे। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या होता है, पहले देखते हैं। Even after preparing the trial balance from the balances taken from the ledger, many items remain to be adjusted. Adjusted trial balance is prepared to adjust these items after which no adjustment is required। यानी खाता बही से लिए गए शेषों से तलपट बनाने के उपरांत भी अनेक मदें हैं जो समायोजन हेतु बची रह जाती है, को समायोजित करने हेतु समायोजित तलपट बनाया जाता है, इसके बाद कोई समायोजन की आवश्यकता नहीं रहती है। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि खाता बही से जो भी अब आप बैलेंसेज लेते हैं लेजर से, वो जब आप तलपट बनाते हैं तो उसके उपरांत कई ऐसी मदें हैं जो रह जाती है। ठीक है, तो समायोजन हेतु बची रह जाती है, को समायोजित किया जाता है, समायोजित करते हुए समायोजित तलपट बनाया जाता है। इसको तैयार करने के बाद में किसी भी प्रकार की कोई समायोजन की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, तो आपका जो महत्वपूर्ण समायोजन है यानी अंतिम खातों वाला चैप्टर है, जिसमें उसके बारे में डिटेल से यानी 2 वीडियो में बात कर रहे हैं। पार्ट 1 में बात कर चुके हैं, अभी आपका पार्ट भी चल रहा है, तो पार्ट बी में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो आपका लाभानी खाता है, व्यापार खाता, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उसके बारे में बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी मदें आती है, ठीक है, CR में आती है, DR में आती है, क्यों आती है, एक्सेट्रा जो भी रीजन है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, एक टेबल या सारणी के माध्यम से बात करेंगे। देखते हैं इसको, यानी ये निचोड़ है, यानी एक तरह की समरी है। ठीक है, अच्छी तरह से देखिए इसको आप। तो समायोजन सारांश एक नजर में है, समायोजन का सारांश है, ये क्रमांक संख्या दे रखी है, इसमें एडजस्टमेंट है। पहला तो है आपका मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडिंग अकाउंट, यानी निर्माण एवं व्यापार खाता है, फिर आपका लाभानी खाता है, P&L अकाउंट है ये, और ये आपका बैलेंस शीट है। ठीक है, अब इनमें अंतर का आधार देखेंगे, तो अंतर का आधार देखें तो वर्ष के अंत का रहती है, यानी क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो निर्माण एवं व्यापार खाता, फिर लाभानी और बैलेंस शीट, इनमें उपरोक्त तीनों में से, उपरोक्त जो वित्तीय विवरण है इनमें से किस में इनको शामिल किया जाएगा, देखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करें तो कच्चे माल तथा चालू कार्य एंड वर्क इन प्रोग्रेस का रहतिया निर्माण खाते में तथा तैयार माल के रहतियों को व्यापार खाते के जमा पक्ष में लिखा जाता है। यानी आपका कच्चा माल है या WPI है, उसको तो आप मैन्युफैक्चर अकाउंट में दर्शाएंगे, और जो आपको फिनिश गुड्स है उसको व्यापार खाते के जमा पक्ष में दर्शाएंगे। लाभानी खाते में आपका क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है। तो चिट्ठा के बारे में बात करें तो कच्चा माल, चालू WIP है, निर्मित माल तथा जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में इसको दिखाया जाएगा। कहाँ पे दिखाया जाएगा, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में इसको दिखाएंगे। फिर आपका सेकंड नंबर का पॉइंट है बकाया व्यय या उपार्जित व्यय है।
तो निर्माण एवं व्यापार खाते के बारे में बात करें तो निर्माण एवं व्यापार खाते से संबंधित व्यय को उन खातों के नाम पक्ष में संबंधित मद की राशि में जोड़कर दिखाया जाता है। ठीक है, जो भी व्यय हुआ है संबंधित मद की जो भी राशि उसमें जोड़कर शो करेंगे। लाभानी खाते के बारे में बात करें तो लाभानी खाते से संबंधित व्यय को लाभानी खाते के नाम पक्ष में संबंधित मद की राशि में जोड़कर दिखाया जाएगा। और छठे के बारे में बात करें तो बकाया उपार्जित व्यय को जो बैलेंस शीट का जो शेष है वो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इसको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है पूर्व जो भी इनके शेष बकाया उपार्जित व्यय का शेष है बैलेंस शीट के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इसको शो करेंगे। और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो निर्माण एवं व्यापार खाते से संबंधित व्यय को उन खातों के नाम पक्ष में संबंधित व्यय के मद में से घटाकर दिखाया जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस को संबंधित व्यय के मद में से घटा देंगे। ये तो आपका निर्माण एवं व्यापार खाता हो गया। फिर पेडा के बारे में बात करें तो लाभ हानि खाते से संबंधित व्यय का उन खाते के नाम पक्ष में संबंधित व्यय के मद में से घटाकर इसको दिखाते हैं। और बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो पूर्वदत्त व्यय खाते के शेष को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। यानी जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं आपके संपत्ति पक्ष में बैलेंस शीट में एसेट साइड में इसको दिखाते हैं। फिर आपका आउटस्टैंडिंग यानी अदत्त या उपार्जित आय है, इसका निर्माण व्यापार खाते में कोई लेखा नहीं होता है, लाभानी खाते में होता है। यह आय लाभानी खाते के जमा पक्ष में संबंधित आय की मद में जोड़ी जाती है। और बैलेंस शीट के बारे में बात करें अदत्त या उपार्जित आय को बैलेंस शीट यानी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। फिर अनुपार्जित आय है, अनएड इनकम है, तो इसका लेखा निर्माण व्यापार खाते में नहीं होता है, पेंडल में होता है। तो यह आय लाभानी खाते के जमा पक्ष में संबंधित आय की मद में से घटाकर दिखाई जाती है। यानी अनएड इनकम है, जो आय आपने कमाई नहीं है लेकिन आपको प्राप्त हो चुकी है, तो उसको संबंधित यानी पेंडल के सीआर साइड में संबंधित मद में से घटाकर इसको शो करते हैं। और अनुपार्जित आय को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है क्योंकि लाइबिलिटीज होती है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो ये आपके ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग की मद नहीं होती है, लाभानी की है, तो ये लाभानी खाते के नाम पक्ष में दिखाया जाता है क्योंकि एक तरह से खर्चा है व्यापार के लिए। और इसी चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अगर पूंजी खाते का शेष है तो पूंजी में जोड़कर इसको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज एक तरीके से व्यापार के लिए रेवेन्यू है, तो ये आपका ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चर अकाउंट की मद नहीं है। अब पेंडल के बारे में बात करें तो लाभानी खाते के जमा पक्ष में इसको दिखाया जाता है, रेवेन्यू होती है। और चिट्ठे के बारे में बात करें तो इस चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी खाते का जमा शेष होने पर आहरण में जोड़कर पूंजी खाते में से इसको घटाकर दिखाया जाता है क्योंकि ड्राइविंग्स किया है, व्यापारी की कैपिटल कम होगी। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन है, जो डेप्रिसिएशन आपका निर्माण से संबंधित मशीनों का हास निर्माण खाते के नाम पक्ष में दिखाया जाएगा। अगर कोई व्यापारी निर्माण से संबंधित है तो निर्माण से संबंधित जितनी भी मशीनरीज है तो उनको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। और नेक्स्ट है उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से काम न आने वाली, यानी आपको जैसे पता है कि पेंडल अकाउंट में अप्रत्यक्ष खर्चों को शामिल किया जाता है जबकि आपका ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस को शामिल किया जाता है। तो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से काम न आने वाली संपत्तियों का हास लाभानी खाते के नाम पक्ष में दिखाया जाएगा, डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो मूल्य हास की राशि चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में से संबंधित संपत्ति में से घटाकर दिखाई जाती है। नेक्स्ट आपका डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन है, तो डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए जो आयोजन किया जाता है वो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग मद नहीं होती है, पेंडल की होती है। और बैलेंस शीट में इसको किस प्रकार देखते हैं वो बात करते हैं। तो चालू वर्ष पेंडल में देखें तो चालू वर्ष में किए जाने वाले संदिग्ध ऋणों के आयोजन को लाभानी खाते के नाम पक्ष में दिखाते हैं या डेबिट साइड में दिखाते हैं क्योंकि एक तरह से लॉसेज है, खर्चा है। अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देनदारों में से इस खाते का शेष घटा दिया जाता है, यानी जो भी देनदार है उनका शेष यहाँ पे घटा दिया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट देनदारों पर बट्टा आयोजन है, यानी जो डेटर्स है उन पर बट्टा आयोजन किस प्रकार से किया जाता है। तो बट्टा आयोजन आपका मैन्युफैक्चर और ट्रेडिंग की मदद नहीं है, पेंडल की है। तो पेंडल के बारे में बात करें चालू वर्ष में किया जाने वाला देनदारों पर बट्टा आयोजन लाभानी खाते के नाम पक्ष में दिखाया जाता है, यानी जो लाभानी खाता होता है उसके नाम पक्ष में शो करेंगे क्योंकि एक तरह से एक्सपेंसिव दिया जाए तो डेबिट साइड में आ जाएगा। और बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो इस आयोजन खाते के शेष को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में देनदारों में से घटाकर दिखाया जाता है, यानी संपत्ति जो बैलेंस शीट का एसेट साइड होता है उसमें जो डेटर्स होते हैं उनमें से उस शेष को माइनस कर दिया जाता है। फिर अब लेनदारों पर बट्टा संचय, लेनदारों पर आयोजन नहीं होता है, केवल बट्टा संचय होता है और ये बनाना अनिवार्य भी नहीं है, सामान्यतः इसको यूज नहीं किया जाता है। तो ये मैन्युफैक्चर ट्रेडिंग की मदद नहीं है, पेंडल की है। तो चालू वर्ष में किया जाने वाला लेनदारों पर बट्टा संचय लाभानी खाते के जमा पक्ष में दिखाया जाएगा क्योंकि एक तरह से अगर लेनदारों से बट्टा संचय मिलता है तो स्वाभाविक है कि रेवेन्यू हो रही है, व्यापार को फायदा हो रहा है, तो इसको पेंडल के सीआर साइड में इसकी एंट्री कर देंगे। बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो इस संचय खाते का शेष दायित्व पक्ष में लेनदारों में से घटाकर दिखाया जाएगा क्योंकि रेवेन्यू हो रही है, लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स एक तरह से व्यापार के लिए, अगर उनमें से कम पैसा चुकाना है तो जो लाइबिलिटीज है तो उस संबंधित लाइबिलिटीज में इसको माइनस कर दिया जाएगा, ये घटाकर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आपका कारखाना मुख्य प्रबंधक का कमीशन है, यानी जो कारखाना है मुख्य जो मैनेजर है उसका कमीशन है। तो कमीशन की मद आपकी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट की मद भी होती है। तो कारखाना प्रबंधक का कमीशन निर्माण या व्यापार खाते के नाम पक्ष में दर्शाया जाएगा। और फिर पेंडल में
इनडायरेक्ट खर्चों के बारे में बात करें तो मुख्य प्रबंधक यानी कारखाना प्रबंधक होता है वो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग की मदद होती है। जबकि जो आपका मुख्य मैनेजर होता है यानी मुख्य प्रबंधक की पेंडल में आता है, तो मुख्य प्रबंधक का कमीशन लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में दर्शाया जाएगा, डेबिट दर्शाया जाएगा, क्योंकि एक तरह से एक्सपेंसेज व्यय हो रहा है। बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कारखाना मुख्य प्रबंधक को देय कमीशन यानी कारखाना मुख्य प्रबंधक को देय कमीशन खाते के शेष को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाएगा, क्योंकि एक तरह से लाइबिलिटीज है, तो ये चिट्ठे के लाइबिलिटी साइड में इसको शो करेंगे। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण यानी पसंदगी पर माल भेजना, किस पर? पसंदगी पर माल भेजने पर क्या एंट्री होगी? तो ये आपका मैन्युफैक्चर और ट्रेडिंग का मद है, पिंडल का मद नहीं है। इसमें से जितने माल की स्वीकृति प्राप्त हो जाए उसे विक्रय में जोड़ेंगे। यदि पहले विक्रय में शामिल नहीं किया गया है तथा शेष माल की लागत को वर्ष के अंत में रहते में जोड़ेंगे। यदि इसे पहले विक्रय में शामिल कर लिया गया है तो जितने माल की अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है उसके विक्रय मूल्य में से इसको कम कर देंगे तथा उस माल की लागत से रहतिया बढ़ा दिया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। बैलेंस शीट में बारे में बात करें तो स्वीकृति पर भेजा माल विक्रय में शामिल नहीं है और कुछ माल की स्वीकृति मिल जाए तो उतनी राशि देनदार बढ़ा देंगे और जितनी स्वीकृति मिली है उस माल की लागत से वर्ष के अंत तक रहतिया बढ़ा देंगे। इन दोनों को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में शो करेंगे, यानी दोनों को चिट्ठे के एसेट साइड में शो करेंगे। यदि माल भेजने पर विक्रय मान लिया है तो जिस माल की स्वीकृति न मिले उसके विक्रय मूल्य में से देनदार कम कर दिए जाएंगे तथा उसकी लागत में स्टॉक बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका एक्सीडेंटल लॉसेस के बारे में बात करें, यहाँ पे आकस्मिक हानियां है, तो आकस्मिक हानियां आपके तीनों वित्तीय विवरणों की मद है। तो एक्सीडेंटल लॉसेस के बारे में बात करें तो आपका ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में बात करें माल की आकस्मिक हानि व्यापार खाते के नाम पक्ष में क्रय खाते में से घटाकर शो करेंगे। यानी माल की अगर कोई आकस्मिक हानि होती है तो व्यापार खाते के जो परचेज अकाउंट है उसमें से जितने माल का लॉसेज हुआ है उसको माइनस कर देंगे। और पेंडल में बात करें तो बीमा न कराने की दशा में संपूर्ण तथा बीमे की दशा में बीमा कंपनी द्वारा स्वीकृत नहीं की गई राशि लाभ हानि खाते नाम पक्ष में दिखाई जाएगी। यानी इसके कहने का तात्पर्य है अगर बीमा आपने नहीं करवाया है तो जितना लॉसेज हुआ है वो पिंडल में डेबिट में हो जाएगा। और इसके अलावा आपने बीमा भी करवा रखा है लेकिन कंपनी द्वारा संपूर्ण भुगतान नहीं किया गया है या संपूर्ण पैसा नहीं दिया जा रहा है तो जितना लॉसेज हो रहा है उसको पिंडल में डेबिट कर देंगे। और इसी तरीके से बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो संपत्ति की आकस्मिक हानि को संबंधित संपत्ति में से घटाकर दिखाया जाएगा। एंड संपत्ति की जो आकस्मिक हानि है तो असेट साइड में बैलेंस शीट में जो रिलेवेंट असेट्स है उसमें से उसका मूल्य कम कर दिया जाएगा जितना लॉसेज हुआ है। फिर बात करें संदिग्ध दायित्व एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज के बारे में बात करें, कंटीजेंट लायबिलिटीज ना तो पिंडल की मद है ना ही मैन्युफैक्चर की है ना ही ट्रेडिंग की मद है, ये बैलेंस शीट की है। तो इसको सिर्फ चिट्ठे के नीचे फुटनोट के रूप में इसको शो किया जाता है और ना ही इसका टोटल लगाया जाता है। ये विशेष ध्यान रखना है कि कंटीजेंट लायबिलिटी का कभी योग नहीं लगाया जाता है बैलेंस शीट में, इसको चिट्ठे में एक सूचनार्थ फुटनोट के रूप में दर्शाया जाता है। फिर आपका म्यूचुअल लोन है या परस्पर ऋण है तो ये भी आपका मैन्युफैक्चर ट्रेडिंग की मदद नहीं है और ना ही पिंडल की है। बैलेंस शीट में बात करें एक ही व्यक्ति का खाता देनदार एवं लेनदारों दोनों में शामिल होने पर जिसका शेष कम हो उसे अधिक शेष में से घटाकर चिट्ठे में दिखाया जाएगा। यानी अगर आपके क्रेडिटर्स जैसे मान के चलो क्रेडिटर्स आपके 500 के हैं, डेटर्स आपके 600 के हैं, तो 100 रुपये का आपका डेटर्स ज़्यादा है तो डेटर्स आपका 100 का आ जाएगा। अगर जस्ट इसका विपरीत है तो CR यानी क्रेडिटर्स का शेष आ जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है कर कटौती यानी टैक्स डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन के बारे में यहाँ पे बात करें, टैक्स डिडक्शन ना तो पिंडल का मद है ना ही आपका मैन्युफैक्चर और ट्रेडिंग अकाउंट का मद है। तो ये सिर्फ बैलेंस शीट में इसका किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा इसको, तो वर्ष के अंत में आयकर विभाग में जमा न कराए गए राशि चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाई जाती है। जैसे आपको इनकम टैक्स का 10,000 रुपये पे करना है, ठीक है, जब तक आप इनकम टैक्स विभाग में पैसा सरकारी राजकोष में पैसा जमा नहीं करवाते हैं इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करना होगा। नेक्स्ट है भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान है, तो ये मैन्युफैक्चर ट्रेडिंग की मदद नहीं है। लाभानी की है तो लाभानी खाते के नाम पक्ष में दिखाया जाएगा क्योंकि एक तरह से एक्सपेंसेस हो रहा है व्यापार को, बैलेंस शीट में इसकी कोई मदद नहीं होती है। नेक्स्ट है माल या संपत्ति दान में देना, अगर माल या संपत्ति दान में दी जाती है तो उस संबंध में तीनों की मदद होती है, मैन्युफैक्चर की भी होती है, ट्रेडिंग की भी होती है और साथ में आपके बैलेंस शीट में होती है। तो यदि माल दान में दिया है तो निर्माण व्यापार खाता बनाते समय इसके नाम पक्ष में माल का दान क्रय में से घटाकर दिखाया जाएगा। और पेंडल के बारे में बात करें माल संपत्ति जो दान में दी गई है उसकी राशि लाभानी खाते के नाम पक्ष में दिखाई जाएगी। बैलेंस शीट में बात करें दान में दी गई संपत्ति पुस्तक मूल्य चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में संबंधित संपत्ति में से इसको घटाकर शो किया जाएगा। नेक्स्ट माल का मुफ्त नमूने में वितरण है, तो ये आपका बैलेंस शीट में नहीं आएगा और दोनों अकाउंट्स में आएगी। तो इसमें बात करें तो इसे निर्माण व्यापार खाता बनाते समय क्रय में से घटाकर शो करेंगे और इसकी राशि लाभानी खाते में नाम पक्ष में दिखाएंगे पेंडल में। और नेक्स्ट बात करें माल इस संपत्ति का प्रयोग करना है, तो मैन्युफैक्चर ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो जितना माल संपत्ति बनाने उपयुक्त हुआ है उसकी लागत को निर्माण व्यापार खाते में क्रय में से घटाकर शो करेंगे, पेंडल की मदद नहीं है। बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो जितनी लागत का माल संबंधित सब संपत्ति बनाने उपयुक्त हुआ है
उसी लागत को चिट्ठे के समृद्धि पक्ष में संपत्ति में से जोड़कर दिखाया जाएगा, तत्पश्चात हाथ काटा जाएगा, डेप्रिसिएशन काटा जाएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट है, यानी वेतन के बदले माल देना है। सैलरी के बदले अगर माल दिया जाता है तो ये आपकी मैन्युफैक्चर, ट्रेडिंग और पेंडल की मदद है, बैलेंस शीट की कोई मदद नहीं है ये, ठीक है। बैलेंस शीट में इसका कोई समझ नहीं किया जाता है। तो मैन्युफैक्चर ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो जितनी लागत का माल वेतन के बदले दिया गया है, यदि लागत पर दिया हो तो उसे निर्माण या व्यापार खाता बनाते समय क्रय में से घटा दिया जाएगा। यदि विक्रय मूल्य पर दिया गया है तो विक्रय में जोड़कर दिखाया जाएगा। और लाभ हानि खाते के बारे में बात करें, पेंडल के बारे में बात करें तो लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में वेतन में जोड़कर इसको शो कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपका जो चैप्टर है समायोजन प्रविष्टियों वाला, वो पार्ट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरीज हो या कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास है आपकी 28 मार्च के बाद में स्टार्ट होगी, क्योंकि घर में प्रोग्राम है, इस कारण से मैं बिजी रहूँगा, इसके लिए आपसे सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन आप चिंता नहीं करें, आपकी जो क्लास है वो रेगुलर चलती रहेगी, 28 के बाद में रेगुलर चलेगी। आपका 15 जून से पहले पहले कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा, और अभी आपकी वैकेंसी आने में थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। और आपके एग्जाम में काफ़ी समय अक्टूबर 2024 में प्रस्तावित है, तो आपको अनावश्यक कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, समय से पहले आपका कोर्स करवा दिया जाएगा, आपको काफ़ी समय मिलेगा। थैंक यू।